जय हिंद दोस्तों। प्रयाग एकेडमी की इस प्रयाग एग्जाम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रेलवे का एक पोस्टर खुला हुआ है जिसका हमें बहुत समय से इंतज़ार था, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन काफ़ी पहले जारी हो चुका था। वो समय आ गया और आपके रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी रेलवे इस समय बड़ा कहते नहीं है कि आप पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि जो लगातार वैकेंसी जारी कर रहा है। हर साल का एक कैलेंडर जारी करता है और उस कैलेंडर के अनुसार ही वैकेंसी जारी करता है और उसी के अनुसार एग्जाम कराता है और पूरी वैकेंसी फुलफिल करता है। बहुत अच्छी बात है, रेलवे ने अपनी आदत में सुधार किया है ना। तो उसी कड़ी में आगे फिर से रेलवे ने वैकेंसी जारी कर दी है, रेलवे ग्रुप डी, जिसका इंतजार था लोगों को, जिसमें लोगों को भ्रम था। क्या भ्रम था कि जो वैकेंसी आई है इस क्वालिफिकेशन क्या होगी। बहुत सारे लोग इसमें भ्रम फैला रहे थे। पता है क्या भ्रम फैला रहे थे? ये भ्रम फैला रहे थे कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो आईटीआई के माध्यम से आएगी, यानी आईटीआई वाले ही स्टूडेंट भर पाएंगे। ये गलत बात है। ये कोई भ्रम, सारे भ्रम दूर करेंगे और ये सारी पूरी जानकारी, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे आज की क्लास में। और आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी पर। वैकेंसी कितनी आई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, लोगों के सारे भ्रम दूर करेंगे। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कौन कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे, कितना इसमें एज में छूट मिल रही है, ये सारी जानकारियाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन सी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन से जोन से ज़्यादा वैकेंसी है, कौन से जोन से कम वैकेंसी है, इन सभी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं डिटेल रूप से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, ये आपका लिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे तो ये देखिए लिखा है आपका, यहाँ पर दिखाया गया है CEN 9/2025। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब है सितंबर 2025 में इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यानी सितंबर से सूचना चल रही है कि रेलवे ग्रुप डी की लगभग 22,000 वैकेंसी आनी है। आप देख पा रहे होंगे ये लगभग 21,000, यानी पूरी वैकेंसी कितनी है 21,997। ये 21,900 कितनी है 97 वैकेंसी आ चुकी हैं और उनके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, यानी 31 जनवरी 2025 से, जिसकी लास्ट डेट है आप देख पा रहे होंगे, जिसकी लास्ट डेट 2 मार्च 2025, यानी 31 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हुई है और इसकी लास्ट डेट क्या है 2 मार्च 2026, यानी 31 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे पूरी विधिवत रूप से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए नोटिफिकेशन में देखेंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे। ये देखिए सबसे पहले बात करूँ तो ये है आपके पास कुछ डेट्स। ये क्या हैं, कुछ डेट्स दी गई हैं, इन डेट्स पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके बिंदु में सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो करें हम, सबको उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा ये आपका। सबसे पहले क्या है यहाँ देखें, नोटिस अगर देखें तो डेट ऑफ इंडिकेटेड नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई थी 27/12 को, यानी 27 दिसंबर 2025 को इसके एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, यानी कुल मिलाकर रोजगार समाचार में इसकी सूचना प्रकाशित हुई थी। और ओपनिंग डेट, यानी इसके फॉर्म भरना शुरू हुए हैं 31 जनवरी से और इसकी 31 जनवरी 2026 से, और इसकी लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन, यदि आपने एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है 2 मार्च 2026, लेकिन यदि आपने फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो फीस पेमेंट 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, यानी 4 मार्च 2026। यानी फीस पेमेंट की लास्ट डेट 4 मार्च 2026 है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है। अगर बात करें डेट ऑफ टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, यानी कह रहा है मॉडिफिकेशन फ़ी, यानी अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और गलत हो गया है तो उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस के साथ में वो करेक्शन करने की लास्ट डेट है 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक कर सकेंगे। यानी ये करेक्शन कब से स्टार्ट होगा 5 मार्च, 4 मार्च तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, इसके बाद 5 मार्च से शुरू होगा और ये 14 मार्च तक चलेगा, यानी 10 दिन का टाइम दिया गया है करेक्शन करने के लिए। इन 10 दिनों के अंदर यदि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप उसे क्या कर सकते हैं,
इस प्रकार से आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है आपका नेक्स्ट है डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड दियर स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल। एप्लीकेशन पोर्टल पर यदि आप क्या करना चाहते हैं, स्क्राइब कैंडिडेट हैं, स्क्राइब मतलब आप जैसे लिखने में पढ़ने में असमर्थ हैं और आप एक सहयोगी चाहते हैं, स्क्राइब कैंडिडेट चाहते हैं, तो उसका डिटेल भी आपको फिल करना पड़ेगा 15 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 के बीच में। क्लियर है? तो ये सारी डेट रही हैं आपके पास, सभी प्रकार की डेटें। यदि डेट से संबंधित कोई भ्रम था तो खत्म हो गया। ये भरनी है, 2 मार्च लास्ट डेट भर नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, यानी अगर आपका फॉर्म भर गया है, फॉर्म भर सकते हैं 2 मार्च तक। अगर आप पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो पाया, तो आप 4 मार्च तक भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सुधार उसमें कर सकते हैं 14 मार्च तक। ठीक, अगली बात करें इसमें, तो आपका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 33, 18 साल से लेकर के 33 साल की उम्र तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल हो गई है और जो 33 साल से कम है वो सारे फॉर्म आप भर सकते हैं, 33 साल से ज़्यादा नहीं है। ठीक, कह रहा है एज एज ऑन 1 मार्च 2026, यानी एज की गणना, अब समझिएगा थोड़ा सा, यही सबसे बड़ी बात है। आपके एज की गणना 1 जनवरी 2026 से होनी है। यानी आपने यूपी पुलिस की भी वैकेंसी देखी थी, उनने एज की गणना 1 मार्च 2025 से कर दिया था। 1 जुलाई 2025 से गणना होनी थी, लेकिन इसकी गणना मेरे दोस्त कब से होनी है, 1 जनवरी 2026 से। क्लियर हो गया? यानी अगर आप 1 जनवरी 2026 के पहले 18 साल के हो गए हैं, 1 जनवरी 2026 तक आप 33 साल के हैं, 33 साल से ज़्यादा नहीं हुए, तो आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यदि आप इसके पहले 33 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या तो आप 18 साल के नहीं हुए तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ये कन्फर्म हुआ। वैकेंसी कितनी जारी हुई है, 21,997। इसकी अलग अलग पोस्टें हैं, इन अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसीज की चर्चा करेंगे, अलग अलग जोन पर वैकेंसीज की चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन कुल वैकेंसी लगभग 22,000, यानी लगभग 3 वैकेंसी कम है। 21,997, 3 पोस्ट छोड़ दें तो 22,000 है ना। 22,000 टोटल पोस्ट हैं। इसमें 7 CPC के अनुसार ये क्या कह रहा है, इसका मूल वेतन कितना होगा, 18,000, यानी इसकी सैलरी भी दी गई है 18,000, जो आपका महंगाई भत्ता, सारे रेंट एंड अलाउंस, सारी चीज़ मिल करके लगभग 32-33 हज़ार कट पिट करके आती है। यानी कितना आता है, लगभग वैकेंसी 32-33 हज़ार आती है, सारे अलाउंस ऐड करके। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये एक थोड़ी सी सभी प्रकार की हमारी क्या हुई जानकारी। ठीक है, तो अब देखें इसके बाद नेक्स्ट जानकारी। आपने डेट चेक कर लिया, आपने डेट देख लिया, डेट देखने के बाद क्या देखा आपने, इसमें इसके एज लिमिट कब से होनी है ये भी देखा, और आपने इसके बाद देखा इसकी वैकेंसी कितनी है और इसमें फॉर्म, इसमें वैकेंसी कितनी है, साथ साथ हमने देखा। आगे देखेंगे, देखिए इसके बाद क्या होना है, बाकी चीज़ें क्या देखनी है, ये देखिए आपका इसके बाद दिया गया इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा इसमें क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। एग्जामिनेशन प्रोसेस मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन के स्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करूं स्टेज ऑफ एग्जाम, सबसे पहले आपका आएगा कॉल लेटर। मेरे बात ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा मेरे दोस्त, कॉल लेटर। कॉल लेटर आपके पास आएगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीटी, पहले कॉल लेटर आएगा और आपका सीबीटी एग्जाम होगा। क्या होगा, सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैं आगे इसके सब्जेक्ट की चर्चा यानी सिलेबस की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम के बाद आपका दूसरा होगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीटी, यानी उसके बाद क्या होगा, पीटी होगा, पेट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी ऐसा कहते शारीरिक दक्षता परीक्षा, है ना, ये होनी है। इसके लिए कितने लोगों को बुलाया जाना, इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जरा सा इसमें लिखा हुआ है, रेलवे आरआरसी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर पेट शैल बी डन एट द रेट ऑफ द 3 टाइम ऑफ द वैकेंसी। यानी ये देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में, आप देख पा रहे होंगे 3 टाइम ऑफ वैकेंसी। कितने टाइम, यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं 3 टाइम ऑफ द वैकेंसी, यानी शॉर्ट लिस्ट, यानी कुल मिलाकर जो सीबीटी कैंडिडेट है, जैसे मैं कह सकता हूं कि आपकी 22,000 पोस्ट हैं, तो आपका पेट के लिए यानी कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, 3 गुना कैंडिडेट को, यानी 66,000 लोगों को क्या किया जाएगा, लगभग क्वालिफाई किया जाएगा। किसमें,
66,000 कैंडिडेट आपके टेस्ट में पास होंगे, पास किए जाएंगे। इसके बाद उनका पीटी कराया जाएगा। इसके बाद कह रहा डीबी के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, डीबी के लिए 1:1 यानी 1:1। ऐसा कह सकते हैं कि जितनी पोस्ट हैं उतनी ही पोस्टों के लिए डीबी के लिए बुलाया जाएगा, यानी डीबी के लिए क्या नहीं बुलाया जाएगा, ज़्यादा कैंडिडेटों को बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हुई। इसके बाद फिर आपका डीबी होगा, डीबी के बाद आपका मेडिकल होगा। ये सारी जानकारी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद बात करें तो ये सारे जानकारी है, ये आपका फॉर्म फिलिंग की जानकारी। ये तो खैर फॉर्म आपको यदि फिल करना हो तो मैं उसके अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं फॉर्म फिलिंग की जानकारी भी आपको मैं जानकारी बता दूंगा क्या है। इसके बाद देखें मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट यानी A2, A3, B1, C1 इनके लिए आप देख लेंगे। आपका कुल मिलाकर के बात यह है कि सभी में हमारी जो आंखें हैं वो 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी हमारी आंखें 6/6 या 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लास। ग्लास के साथ में 6/6 भी चलेंगी, ग्लास के साथ आगे भी चलेंगी, लेकिन हमारे विदाउट ग्लास 6/6 होनी चाहिए या तो 6/9 होनी चाहिए, और कलर विजन नहीं होनी चाहिए, ये केवल बताया गया है। ठीक है, बाकी ऐसे मेडिकल नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए देखें आगे अगर बात करूं मैं तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है, इंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीजनशिप। ये देखें आपकी एज लिमिट के बारे में, किसको कितनी छूट मिल रही उसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपका एज की जानकारी 18 से 33 है, यानी ऐसा कह सकते हैं यदि आप UR और EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होनी चाहिए, यानी 2 जनवरी 1993, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ कैसा, डेट ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म 2 जनवरी 1993 के बाद होना चाहिए, 2 जनवरी 1993 के बाद होना चाहिए। और कब यानी 1/1/2008 तक। कब तक? 1/1/2008 के बीच का होना चाहिए। अगर इनके अंतर्गत जन्म है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। यदि आप कौन से हैं, ये OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी आप आरक्षण के हकदार हैं यदि, तो आपका जन्म कब होना चाहिए, 2 जनवरी 1990 से, यानी आपको कितने साल के, 3 साल का छूट दिया जा रहा है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का क्या है, एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये 1990 से लेकर 2008 तक होना चाहिए। इसी प्रकार SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इनको 2 जनवरी 1988 से 1 जनवरी 2008 के बीच का जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास एज की जानकारी। बाकी तो एक्स सर्विसमैन है तो कितनी क्या छूट मिलेगी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे और इम्पोर्टेंट जानकारी ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा इसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अगर देखिए बात करें ना हम, तो सबसे बड़ी समस्या थी और सबसे बड़ा मुद्दा था आपके पास कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। बहुत सारे लोग भ्रम में थे कि यार मेरी तो ITI नहीं है, मेरे तो पॉलिटेक्निक नहीं है, मैं तो ग्रुप डी का फॉर्म भर ही नहीं पाऊंगा। ये भ्रम खत्म कर दीजिए, नो ITI नो पॉलिटेक्निक। यदि आपके पास ITI है तो आपको वरीयता दी जाएगी, यदि ITI नहीं है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बिना ITI के फॉर्म नहीं भर सकते, सभी पोस्टों के लिए भर सकते हैं। कोई पोस्टें भी फिक्स नहीं की गई हैं कि ITI से ये वाली पोस्टें फिक्स है, ITI वाले ही भर सकते हैं। सभी पोस्टों के लिए बिना ITI भी फॉर्म भर सकते हैं और ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी फायदे की बात यह है। इसके लिए उन्होंने देखिए कहा है इसके लिए प्लीज सी एनेक्स्योर ए, यानी एनेक्स्योर ए देखना फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट। अब एनेक्स्योर फर्स्ट का है वो थोड़ा देखते हैं। एनेक्स्योर फर्स्ट में क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है क्वालिफिकेशन की बात करना। तो क्वालिफिकेशन की देखिए बात करें जरा सा, एनेक्स्योर फर्स्ट चेक करें कहाँ है एनेक्स्योर फर्स्ट, ये क्या है एनेक्स्योर फर्स्ट, हाँ बिल्कुल ये देखेंगे। मैं अगर इसकी बात करूँ तो एनेक्स्योर फर्स्ट ए, ये एनेक्स्योर ए देख रहे होंगे आपको सामने दिख रहा होगा। एनेक्स्योर ए कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये इसमें देखिए उन्होंने क्वालिफिकेशन की बात की है, सभी प्रकार के क्वालिफिकेशन की बात क्या की है, ये देखिए लिखा हुआ है एनेक्स्योर ए। एनेक्स्योर ए में देखें तो सभी हैं। देखिए असिस्टेंट क्या है, TRD, असिस्टेंट ऑपरेशंस, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, TL&AC, असिस्टेंट S&T, पॉइंटमैन, ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रिज, यानी बहुत सी प्रकार की पोस्टें। देखिए असिस्टेंट ब्रिज कैरेज वैगन, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट P&V, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, यानी सभी प्रकार की जितनी पोस्टें हैं ना उन सब के लिए देखिए एज लिमिट बताई है। किसी में अलग अलग एज लिमिट नहीं है, 18 से 33 है और सबके लिए देखिए आप देखें तो इसमें दिख रहा होगा बड़े से
अलग से लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, 10th पास और ITI, क्या लिखा हुआ है, आप या तो क्या हो हाई स्कूल पास हो या और का मतलब होता है या क्या हो आपके पास ITI का डिप्लोमा हो। ठीक है, कंफर्म हो गया, बिल्कुल श्योर। क्या श्योर हो गया कि हमारे पास या तो 10th की क्वालिफिकेशन हो, यानी हम 12 पास हो, सॉरी 10 पास हो, या तो फिर क्या हो हमारे पास ITI हो, दो में से कोई भी चीज हो, दोनों चीजें चलेंगी। ठीक है, आपके पास इसके बाद कहा है इक्विवेलेंट, या तो इसकी कोई समकक्ष डिग्री हो, जरूर नहीं ये हो, यदि इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अथवा कह रहे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, आपके पास या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप का क्या हो सर्टिफिकेट हो, जो किसके द्वारा ग्रांटेड हो, NCVT के द्वारा, NCVT के द्वारा ग्रांटेड कोई अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो तो भी आप इसका RRB ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और एज लिमिट क्या है, 18 से 33 है। अब देखिए इसके बाद जोन वाइज वैकेंसी दी गई है, ये देखिए, ये देखें इनकी वैकेंसी जोन वाइज है, जोन वाइज अलग अलग वैकेंसी दी गई। सबसे पहले मैं बात करूं मुंबई जोन की है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई की है। मुंबई के बारे में तो इस प्रकार की पूरी जानकारी देख सकते हैं आप इसके माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से, कहां से कितनी वैकेंसी है ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं इनके माध्यम से। ठीक है, इसमें सारी मैं नोटिफिकेशन आपके उसमें ऐड कर दूंगा, किसमें, डिटेल में, आपका डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप नोटिफिकेशन खोलकर पूरा पढ़ सकते हैं, लास्ट में पूरी जानकारी वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुई, थोड़ी सी जानकारी रेलवे से संबंधित। आपका हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा एज लिमिट देख ली, हमने फॉर्म कब भरे जाना ये भी देख लिया, हमारे पास और डेटे कब से कब तक हैं ये भी तो चेक ही कर लिया, हमने क्या देखा, हमारा क्वालिफिकेशन क्या क्या वो भी देख लिया, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी देख लिया कि कितने कूना कैंडिडेट को किस समय कैसे बुलाना है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमने देख ली। बस लास्ट चीज़ रह गई है क्या, इसका सिलेबस। इसका क्या रह गया मेरे दोस्त, सिलेबस रह गया है। चलो सिलेबस की चर्चा और करते हैं, देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ये देखिए सिलेबस कहाँ पर है, अभी देखते हैं। ये देखिए, यदि मैं इसके सिलेबस की बात करूं, हाँ ये तो सबको पता है ना कि इसकी फ़ी कितनी है, ये भी देखिए फीस की भी जानकारी थोड़ा कर लेते हैं। हमारे पास फीस कितनी है, 500 रुपये पर कैंडिडेट के लिए फीस कितनी है, 500 रुपये है, जो कि हमारे पास इसमें स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है फी कैंडिडेट। अगर आप UR क्या है, अगर आप UR और OBC कैंडिडेट हैं, आप कौन से हैं, UR यानी जनरल या तो OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फ़ीस कितनी है, 500 रुपये है। यदि आप OBC, यदि आप क्या हैं, सॉरी UR OBC कौन कौन सा, आउट ऑफ दिस फी 500 रुपये, 400 रुपये रिफंडेड ऑफ कोर्स। इसमें ये देखें जरा सा क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक्सपेक्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट सीरियल नंबर 2, बिल्कुल देखिए इनके लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट के लिए फीस 500 होगी और कौन कौन से कैंडिडेट के लिए फीस 250 होगी, वो देखिए जरा सा। अगर मैं बात करूं, कह रहा है फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए फीस कितनी होगी, 500 रुपये होगी। कौन से, कह रहा है एक्सपेक्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, जो सीरियल नंबर 2 में वैकेंसी जो मेंशन है उनको छोड़कर शेष सभी कैटेगरीज की फीस कितनी होगी मेरे दोस्त, 500 होगी। तो आपके सीरियल नंबर 2 में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, SC ST EX सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC। देखिए मेरे दोस्त, SC ST EX सर्विसमैन, PWD, फीमेल ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और EBC, EWS नहीं मेरे दोस्त, EWS होता है, यहाँ लिखा EBC। यदि इन कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं तो आपकी फीस कितनी लगेगी, 250। और आप इन कैटेगरीज के अंतर्गत नहीं आते तो आपको फीस कितनी लगेगी, आपकी 500 लगेगी। आगे लिखा गया है आउट ऑफ दिस फी 500 एन अमाउंट ऑफ 400 विल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। यदि आप CBT एग्जाम में बैठते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम देते हैं, तो आपको 500 में से 400 रुपये फीस क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। यदि आप एग्जाम देंगे तो, यदि आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपको कोई फीस वापस नहीं की जाएगी, ध्यान दीजिए। ठीक है, इनमें कितनी वापस होनी ये भी जरा देखें। कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी, सबसे पहली चीज़ तो इनने देखिए स्पष्ट रूप में मैंने जो बताया ये भी मेंशन करके रखा है कि क्या लिखा है,
Caution to candidate EBC should not be confused with OBC और EWS। OBC EWS वाले कंफ्यूज ना हो, EBC OBC और EWS वाले नहीं हैं। OBC और EWS वालों की फीस 500 ही लगनी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पर आगे कह रहा है दिस फी 250 शैल बी रिफंडेड ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। कह रहा है इनके 250 के 250 वापस कर दी जाएगी। यानी जो कैटेगरीज के अंतर्गत हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत हैं, जिनकी फीस 250 लगनी है, यदि आप CBT एग्जाम देते हैं तो 250 की 250 पूरी फीस क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुए, ये हुआ आपके पास क्या फीस की जानकारी। इसके बाद फीस के बाद हम बात करेंगे इसकी सबसे पहले बड़ी बात सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस क्या क्या है इसका, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। सिलेबस में इसके कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिलेबस वही है, सिलेबस वही है जो हम पढ़ रहे थे, जो पहले सिलेबस आता था वही सिलेबस, सिलेबस में इसके कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। ये देखिए मेरे दोस्त, ये आ गया क्या सिलेबस है, CBT में क्या क्या चीज़ें आनी हैं और क्या क्या है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर CBT आर इंडिकेटेड बिलो। ये देखिए दिखाया गया साफ साफ, एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट 90 मिनट, यानी एग्जाम ड्यूरेशन कितना रहेगा 90 मिनट में आपके पास जनरल साइंस के यानी साइंस कितने, सामान्य विज्ञान 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति ये कितने नंबर का 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स कितने नंबर का 20 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 100, यानी वही तरीका है पुराना वाला। 30 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की साइंस और 20 नंबर का GS और आप करंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्या देखा आपने, ये पूरा सिलेबस है। इसमें आप डिटेल सिलेबस में चैप्टर आपके जब बैच स्टार्ट करेंगे और इस पर सिलेबस की चर्चा हम विद्युत रूप से करेंगे। ये देखिए मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, जनरल साइंस में कौन कौन से आने हैं, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से आने हैं, ये सारे टॉपिक की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे अभी बाद में, ठीक है। इसके बाद अगली बात है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें मेरे दोस्त फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है ना, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें उसकी भी थोड़ा चर्चा करते हैं। ये देखिए, अगर इसकी बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या है उसकी भी देखिए थोड़ा जानकारी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में लिखा है, ये आपके पास किस कैंडिडेट के लिए है, मेल के लिए है, और ये किन के लिए है मेरे दोस्त, फीमेल के लिए है। दोनों के लिए देखिए दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट। क्या लिखा है, कह रहा है शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन एंड शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस फॉर ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड एंड 1 चांस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 किलोग्राम का वेट लेकर के 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी। कितने मीटर की दूरी मेरे दोस्तों, 100 मीटर की दूरी कितने मिनट में, 2 मिनट में। 2 मिनट में तय करनी है, कितने किलोग्राम वेट लेकर के, 35 किलोग्राम वेट लेकर, एवं 1 किलोमीटर की रनिंग यानी 1000 मीटर, 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में तय करना होगा। मेरे दोस्त जो 35 किलोग्राम का जो वेट ले जाना है आपको, एक बात ध्यान दीजिएगा, 35 किलोग्राम का वेट करा कर बिना कहीं रखे, विदाउट पुटिंग करा, बिना कहीं रखे, एक बार में ही, इन 1 चांस, एक बार में ही, यानी कि एक बार गिर गया दोबारा हम कहते हैं कि दोबारा हम अच्छे से कर लेंगे, नहीं, आपने एक बार उठाया और आपको 100 मीटर तक जाना, कहीं रखना नहीं है। अगर आपने कहीं बीच में रख दिया और या तो आपने दोबारा चांस लेने की कोशिश की, आपका कहानी खत्म वहीं से, यानी सभी आपका पूरे एग्जाम फेल और आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार में ही 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की क्या करनी होगी, रनिंग करनी होगी, ठीक है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसकी भी चर्चा देखिए करते हैं। यदि फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए देखिए क्या, उसके लिए भी कंडीशन दिखाई गई है, कह रहा है शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ वेट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट, यानी इनको भी 100 मीटर तक ले जाना है, क्या 100 मीटर तक 20 किलोग्राम का वेट लेकर जाना। कितने किलोग्राम का, बिना कहीं रखे, कह रहा है
वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, कहीं पर भी बिना कहीं नीचे रखे एक बार में ही आपको 20 किलोग्राम वेट लेकर के फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना है। यदि आपने कहीं रखा तो खत्म कहानी, ये समझिए। इसके बाद है शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको 5 मिनट 40 सेकंड में। इनको भी 1 किलोमीटर रनिंग करनी है, लेकिन कितने मिनट में? 5 मिनट 40 सेकंड में। मेल कैंडिडेट को 4 मिनट 15 सेकंड, इनको 5 मिनट कितने? 40 सेकंड इन वन चांस, एक बार में ही। क्लियर है? ये चीज़ें आपकी मेरे ख्याल से क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। यदि आप इतना क्वालिफाई करते हैं, पीटी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जितने लोग भी क्वालिफाई करेंगे उनमें वैकेंसीज के अकॉर्डिंग लगभग 66,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनको सीवीटी के अकॉर्डिंग मेरिट बना करके फिर से मेरिट जारी की जाएगी और आपका डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। डीबी और मेडिकल के लिए उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी है आपकी, यानी 22,000। इससे कह रहा 1:1 में बुलाया, यानी जितनी वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट डीबी और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। क्लियर है? ये सारी जानकारी रही आपकी क्या रेलवे ग्रुप डी से संबंधित। आपके पास विद्युत रूप से सभी प्रकार की चीज़ें, कुछ भी शेष नहीं मेरे ख्याल से रह गई हैं। अब यदि किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हमारा, हाँ एक चीज़ और, डॉक्यूमेंट्स कब तक कंप्लीट होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया है कि 2000 जैसे ओबीसी या एससी एसटी के हैं, इनका 2024 या 2023-24 के बाद के जारी हुए होने चाहिए, है ना। और इसके लास्ट डेट के पहले उन्हें वैलिड होना चाहिए, यानी लास्ट डेट मतलब कह सकते हैं कि 2 मार्च 2026 के पहले तक उन्हें क्या होना चाहिए? 2 मार्च 2026 तक उन्हें वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, तो अब अन्य किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो जरूर एक बार कमेंट करें, और मैं फिर से एक बार इन्हें पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी अलग से स्लाइड के माध्यम से अगर कहेंगे तो जरूर बताऊंगा। यदि आपको आवश्यकता हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल फिर से, और स्टार्ट करते हैं फिर से नई क्लास और आपका ग्रुप डी के लिए, ताकि आप घर बैठे आप प्रयाग एग्जाम यात्रा के माध्यम से ग्रुप डी की भी तैयारी कर सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।